सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो डी और एफ ब्लॉक को स्टार्ट कर ही दिया है। बहुत कोशिश की मैंने खुद को रोकने की, बट नहीं रोक पाया, इसलिए स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक है। जो जो ग्रुप है डी और एफ ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक जो 3 से 12 तक जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में, डी है। एफ ब्लॉक जो अपना है वो ग्रुप 3 है। ठीक है। क्वेश्चन है, ग्रुप विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की देगी 3। ओके ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कि जिसके पास मतलब कि वो ग्रुप बता दो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही होती। ठीक ठीक। अब जैसे कि डी ब्लॉक के बारे में चलो, ये तो वैसे है कि वेरी करता है। एफ ब्लॉक अपना ग्रुप 3 है, डी ब्लॉक अपना अपना 3 से लेकर के 12 तक है। ठीक है ठीक है। अब डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक को मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। ग्राउंड स्टेट में भी और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इनके पास मतलब कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल ही होता है। इसलिए मतलब कि ये मेटल और मतलब कि एस और इसलिए मतलब दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है। एस और पी ब्लॉक के मतलब कि बीच में इनको रखा जाता है। ठीक है। एस ब्लॉक अपना मेटल है, पी ब्लॉक अपना नॉन मेटल, तो ऐसे भी कह सकते हो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इनको रखा जाता है। एंड देयरफॉर प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक आर ऑल्सो इन बिटवीन एस एंड पी। ठीक है ठीक है। अब जैसे कि ये करते क्या है, मतलब कि बट मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट को तो शो होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया है कि भाई जिंक कैडमियम मरकरी जो ग्रुप 12 में वेरी करते हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ इस प्रकार जेड टू पॉजिटिव, सी टू पॉजिटिव, एम जी टू पॉजिटिव, और इनके पास बट सबके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। लेकिन ये ऐसे कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक में जिनके पास मतलब कि कंप्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी बहुत बार ये पूछा जाता है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ओके। देयरफॉर जिंक कैडमियम मरकरी नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं कंसीडर किया गया। वैसे पूछते नहीं है, बट पूछा है तो तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है भाई। अब आ जाओ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कैसे कैसे वेरी करते हैं। ये नहीं करना, ये पीरियोडिक टेबल पूरी तुम्हें याद होगी ना तभी तुम्हारी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसे, तो इसे छोड़ दो। वैसे कोई बताएगा भी नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर पीरियोडिक टेबल पूरी याद है तो तुम पक्का इसको वेरी कर सकते हो। वैसे पूछा नहीं जाता है, बट छोड़ देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी चलो, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मतलब कि जनरली अगर तुम देखो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उनके अकॉर्डिंग। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस को और अपन एटॉमिक नंबर को मतलब कि देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ इस तरीके से आता है। और मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड में मतलब कि 3D से 4D, 4D से 5D में जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट की जगह डाउन ग्रुप इंक्रीज होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए एक ट्रेंड आया भाई मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ शो करता है, और उसने शो ये किया कि मतलब कि 3D, 4D, 5D ऑर्बिटल में अगर तुम क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लोएस्ट जो होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी का। मतलब कि 3D में जाओगे तो लोएस्ट जिंक का मिलेगा, 4D में जाओगे तो कैडमियम का, 5D में जाओगे तो मरकरी का मिलेगा। ठीक है। लेकिन 3D में हाईएस्ट किसका मिलेगा? हाईएस्ट मिलेगा क्रोमियम का। 4D में हाईएस्ट किसका मिलेगा? मोलिब्डेनम का। और 5D में हाईएस्ट किसका मिलेगा? टंगस्टन का। ये पता होना चाहिए भाई तुम्हें, ये तुम्हें पता होना चाहिए। चलो अच्छी बात है। अब मतलब कि कई बार मतलब कि पूछता तो नहीं है, बट अगर किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी ना हो तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। मतलब कि 3D से 4D, 4D से 5D में जाओगे तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का पूछ लेता है। तो तुम्हें पता है कॉपर का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में सिल्वर आ जाता है, उसके बाद में गोल्ड आ जाता है। ठीक है। उसमें क्रोमियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, मोलिब्डेनम आ जाएगा, रुथेनियम आ जाएगा। और समझ रहे हो ना तो मेरी बात को, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई। ऑल्सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट बोथ डी एंड एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग में करते हैं। ये मतलब कि वैसे पूछता नहीं है, बट पूछ लेगा। बाकी ज़्यादातर तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप मतलब मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड मतलब कि 3D से 4D, 4D से 5D में बताओ तो हाईएस्ट किसका होता है, लोएस्ट किसका होती है, ये पूछते हैं। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे अपन के पास आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधी बात है, इसका भी कुछ ना कुछ ट्रेंड आएगा। ठीक है। तो इसका भी ट्रेंड कुछ इस तरीके का ही आता है, बट इसमें थोड़ा सा अलग होता है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का अगर ट्रेंड देखोगे तो 5D का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में 4D का आता है, उसके बाद में 3D का आता है। जैसे कि अपन मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड था, वैसे इसका ट्रेंड भी वेरी करता है। बट इसमें क्या आ जाता है, इसमें भाई हाईएस्ट जो होता है ना 3D सीरीज़ में, इसका मतलब कि वेनेडियम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, और लोएस्ट मतलब कि जिंक का होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब कि यही पूछा गया इसमें, और कुछ भी नहीं पूछा गया है। मतलब कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बता दो 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वेनेडियम बोल सकते हो तुम, और लोएस्ट मतलब कि जिंक का बोल सकते हो। ये याद होना चाहिए तुम्हें। उसके बाद हम भाई आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो साइज़ के ऊपर भी ट्रेंड होता है भाई। साइज़ कैसे कैसे मतलब कि वेरी करता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए।
कैसे, मतलब कि वैसे अप्लीकेबल तो नहीं होता है, बट 3D से 4D में जाओगे तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, और 4D से 5D में जाओगे तो कांस्टेंट ही रहता है साइज़ ऑलमोस्ट, क्योंकि मतलब कि पोर सीलिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल के कारण होता है। और मतलब कि बोर्ड में कई बार पूछ लेता है भाई ऐसे कि जब तुम 3D से 4D में जाओगे तो साइज़ कैसे रहता है, और 4D से 5D में जाओगे तो साइज़ कैसे रहता है, और रीज़न भी बता दो। कभी कभी 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लेते हैं, तो तुम्हें ये लिखना है कि एज कंपेरिजन टू 3D and 4D the size varies as a trend of increasing, but whenever the size goes to 4D to 5D the size remains constant, and the reason is the poor sealing effect of D and of orbitals। बस लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन ये भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, इस तरीके से साइज़ तुम देख सकते हो, ठीक है। ओके, इसने मतलब कि ट्रेंड भी बताया है कि कहाँ से शुरू होकर मतलब क्रोमियम मैग्नीज तक कॉपर जिंक तक ऐसे जाता है भाई, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर के। तो तुम मैक्सिमम साइज़ अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम साइज़ मेरे हिसाब से स्कैंडियम का मिलेगा, ठीक है। 3D से 4D में जाओगे तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ वाला ना, तो ऐसे लिख सकते हो। मिनिमम साइज़ जो है वो कोबाल्ट और निकल का बोल सकते हो तुम, ठीक है। आयरन कोबाल्ट निकल का वैसे साइज़ मतलब कि सिमिलर ही होता है, बट ऐसे तुम बोल सकते हो। बट इसमें साइज़ वाले में तुम्हें यही पता होना चाहिए कि 3D से 4D में जाओगे और 4D से 5D में जाओगे तो साइज़ किस तरीके से चेंज होता है, ये बताना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। 4th नंबर पे आ जाओ भैया, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अपन ने मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, अपन ने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देख लिया, अपन ने साइज देख लिया, अब आयनाइजेशन एनर्जी और देख लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का खतरनाक होता है, क्यों से होता है, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि इंक्रीज तो होगी, लेकिन उसका इरेगुलर ऑर्डर होता है। क्यों होता है, क्योंकि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉरेशन 3D एंड चेंज इन एक्सचेंज एनर्जी हो जाता है। तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज तो होती है, बट उसका इरेगुलर सा ट्रेंड आता है। तो इसलिए मतलब कि मैक्सिमम इसने जिंक की बताई है और मिनिमम इसने स्कैंडियम की बताई है। बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट से राइट तक इंक्रीज होती है, बट उसमें भी क्रोमियम मैग्नीज का और कॉपर जिंक का एक ट्रेंड पूछा गया है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट अगर तुम जाओगे वो इंक्रीज होती है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मैग्नीज की ज़्यादा होती है आयरन से। ये ट्रेंड इस तरीके लेफ्ट टू राइट तक इंक्रीज होती है, बट इसमें क्या है कि होनी चाहिए मैग्नीज की ज़्यादा, बट क्रोमियम की होती है, होनी चाहिए जिंक की ज़्यादा, बट कॉपर की होनी चाहिए। तो ये रेगुलर से ट्रेंड है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। वैसे तो पूछेगा नहीं, बट तुम्हें पूछ भी ले भाई पता नहीं चलता, तो इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है द स्टेडी इंक्रीज इन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ब्रेक्स एट मैग्नीज एंड आयरन बिकॉज ऑफ देयर हाफ फिल स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ये बस थोड़ी सी याद रखने की बातें इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी जीरो लेवल से का ही चल रहा है, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया है। 5th नंबर पे आता है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम में पूछा गया है कि M2 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करो, M निकल गया। ओनली मतलब कि कौन सा ऐसा कंपाउंड मतलब कि जिसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो एक्वस मतलब कि M कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो ओनली कॉपर है प्लस पॉजिटिव वैल्यू, रेस्ट ऑल हैव नेगेटिव वैल्यूज एंड लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू होते हैं स्कैंडियम की। कॉपर की पॉजिटिव क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कॉपर टू पॉजिटिव अगर इज नॉट कंपनसेटेड बाय इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। ऑल्सो कॉपर इज नॉट एबल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो इसलिए मतलब कि क्या करता है, डाइहाइड्रोजन को लूज कर देता है। मतलब कि डी ब्लॉक में अगर तुम देखोगे तो इस तरीके का ट्रेंड तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कॉपर एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी मतलब कि पॉजिटिव आती है भाई वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, बाकी सबकी क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए। ये याद रख लेना, वैसे तो इंपॉर्टेंट थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। अब नोट के तौर पर एनसीईआरटी में जो लिख रखा हो देखते हैं, वैल्यूज़ फॉर मैग्नीज निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। मैग्नीज निकल जिंक की तो मतलब कि ज़्यादा नेगेटिव होती है, मतलब कि एक्सपेक्टेड करने से भी। अब बोर्ड वाले ऐसे पूछ लेते हैं भाई पॉजिटिव वैल्यू किसकी आती है, कॉपर की आती है। नेगेटिव सबसे ज़्यादा नेगेटिव पूछ लेते हैं तो स्कैंडियम की आती है। ये तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, उसके बाद में मतलब कि अगर M3 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, M2 पॉजिटिव बन गया कोई सॉल्यूशन में, तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स कैसे कैसे कर सकते हैं। तो याद रखने वाले, स्कैंडियम की जो +3 से जाएगा ना तो उसकी वैल्यू लोअर आएगी। Zn3 पॉजिटिव जाओगे तो उसकी वैल्यू हाई आएगी, और आयरन 3 पॉजिटिव की जाओगे तो उसकी वैल्यू लो आएगी, मैग्नीज की हाई वैल्यू आएगी। ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, ये मैं आगे अपने आप बता दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बता रहे हैं ना, ये अपने आप निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे एक टेबल आएगी तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 नंबर पे हुआ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैसे कैसे काम करती है। पीछे क्या था अपना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन था वही, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अब आएगा।
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब कि एनर्जी को रिलीज करते हैं भाई। ऑल हैव नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है निकल और कॉपर की, ये हाईएस्ट वैल्यू को माने जाता है। बस इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का याद रखना है। केमिकल प्रॉपर्टी कल शुरू करेंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन ने मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखा, साइज देख लिया, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लिया, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देख लिया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देख लिया। बट इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है तुम्हें, एक तो ये याद रखना है भाई इसमें कि पॉजिटिव वैल्यू कॉपर की होती है, स्कैंडियम की हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है भाई, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछ लेता है कि मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसकी, निकल और कॉपर की होती है, ठीक है। बाकी सब की मतलब कि नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है इनकी सबकी, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू अगर तुम देखो तो निकल कॉपर को दिया गया है, ठीक है। ठीक है भाई, उसके बाद में साइज़ का अप्लीकेबल ये वाला चीज़ जो है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का जो ट्रेंड है वो भी पता होना चाहिए कि वेनेडियम जो उसकी सबसे ज़्यादा और जिंक की नीचे। हाँ, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट का ये ट्रेंड पूछा गया है तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, तो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और वो मतलब कि एस और एफ ऑर्बिटल्स के बीच में रखे जाते हैं। बट उनमें भी 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते डी ब्लॉक के, जिंक, कैडमियम और मर्करी। और वो इसलिए नहीं आते भाई उनके पास क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। बस इतना ही कराएंगे आज की वीडियो को करते हैं पे एंड डी और एफ ऑर्बिटल के, कल करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।